सबसे पहले यहाँ पे हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है क्या। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बेसिकली एक ब्रांच है केमिस्ट्री का, जो कि केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी के इंटर कन्वर्जन के बारे में स्टडी करता है। So we can say that electrochemistry is a branch of chemistry which deals with interconversion of chemical energies and electrical energy. So we will use chemical energy to convert it into electrical energy, or on the other hand electrical energy to chemical energy. So that is electrochemistry. यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शंस की, जिस मतलब ऐसे रिएक्शन की बात हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं जिसमें कि करंट इलेक्ट्रिसिटी को किसी सॉल्यूशन के थ्रू पास करवाया जाता है। और साथ ही साथ हम लोग यहाँ पे ये भी देखेंगे कि इसमें जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिएक्शन होता है जिससे कि हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी का प्रोडक्शन मिलता है। तो मतलब दो टाइप हो गया है यहाँ पे। एक तो हम लोग ऐसे रिएक्शंस की बात करेंगे जिसमें कि किसी सॉल्यूशन के थ्रू हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को पास कराएंगे और तब जा कर के रिएक्शन होगा। और दूसरा कुछ ऐसे रिएक्शंस की भी बात करेंगे हम लोग जिससे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो ये दोनों बातें हैं यहाँ पे। अच्छा, जैसे कि कुछ एग्जांपल्स की बात करें अगर इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन की, तो इलेक्ट्रोलिसिस हो गया, इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो गया, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ मेटल हो गया। तो ये सब इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन के कैटेगरी में आता है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हम लोग लिख लेते हैं कि इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शंस बेसिकली हैं क्या। तो इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शंस कहने से हमारा सीधा मतलब क्या होता है कि किसी सॉल्यूशन से होकर के हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को पास कराएंगे, और जब पास कराएंगे तो फिर वो रिएक्शन जा कर के होगा। तो इसके कुछ एग्जांपल्स हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं। तो पहला तो ये हो गया हमारे पास इलेक्ट्रोलिसिस हो गया, इलेक्ट्रोलिसिस। इसके बाद इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो गया, और रिफाइनिंग कहने का मतलब इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स हो गया। तो ये इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शंस के कुछ एग्जांपल्स हो गए। तो खैर ये हुए। यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ की बात की जाती है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। तो हम लोग पहले तो उन टर्मिनोलॉजी को समझें। तो सबसे पहले तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, और ये जो टर्म है वो हम लोग मतलब बहुत ही प्राइमरी क्लासेस से सुनते हुए आए हैं कि कंडक्टर क्या होता है। तो बेसिकली इलेक्ट्रिकल कंडक्टर या इलेक्ट्रिक कंडक्टर कहने से हमारा मतलब है कि उन मटेरियल से जिससे कि होकर के फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन अलाउड होता है, करंट जिससे होकर के कि पास करता है। तो ऐसे मटेरियल्स को हम लोग इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स कह सकते हैं। तो एक तो मेटल हो गया इसके एग्जांपल में, और एक हो गया इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस। तो इस चीज़ को हम लोग ब्रीफली ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स वो हैं जो कि इट अलाउज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और इसको ब्रॉडली हम लोग दो कैटेगरी में डिफाइन करेंगे। एक तो हमारा इलेक्ट्रिक करंट पास कर सकता है थ्रू मेटल्स, और दूसरा इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। तो ये प्राइमरली दो एग्जांपल्स इसके दिए जाते हैं। अब हम लोग यहाँ पे कुछ डिफरेंसेज की बात कर लेते हैं कि हमारा जो मेटेलिक कंडक्टर है वो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर से किस तरीके से अलग होता है। ठीक है,
तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें मेटल्स की, तो इसमें जो करंट पास करता है वो होता है ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स थ्रू द लैटिस ऑफ मेटल। तो ये बात यहाँ पे ध्यान रखना है हमें कि मेटल की अगर हम लोग बात करें तो फ्लो ऑफ करंट occurs due to movement of free electrons through metal lattice। तो ये बात यहाँ पे हम लोग मेटल को लेकर के कह सकते हैं। लेकिन वहीं पे अगर हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन या इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स की बात कहें तो वहाँ पे क्या है कि इसमें जो पैसेज ऑफ करंट है या फ्लो ऑफ करंट है, इट इज़ ड्यू टू द मोशन ऑफ आयंस इन मोल्टन स्टेट और इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात है कि यहाँ पे कोई फ्री इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट नहीं हो रहा है, इट इज़ द मूवमेंट ऑफ आयंस रादर कैटायंस और एनायंस। सो इस चीज़ को हम लोग ये कहेंगे कि फ्लो ऑफ करंट अकर्स ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयंस इन एक्वस और molten state of electrolytes। तो ये सबसे प्राइमरी डिफरेंस है। अच्छा, अगर हम लोग मेटल की बात करें तो जब उससे होकर के करंट पास करता है तो इसमें सिर्फ फिजिकल चेंजेज आते हैं, ओनली फिजिकल चेंज। कहने का मतलब है थोड़ा बहुत टेम्परेचर वगैरह चेंज हो सकता है करंट के फ्लो होने की वजह से। लेकिन अगर वहीं पे इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस की बात करें तो इसमें केमिकल चेंजेज आ सकते हैं। तो इसमें फिजिकल चेंजेस तो खैर रहेंगे ही इसमें भी, लेकिन साथ ही साथ इसमें केमिकल चेंजेज भी आ सकते हैं। तो ये एक दूसरा इम्पॉर्टेंट डिफरेंस हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं। तो ट्रांसफ़र ऑफ मैटर नहीं होता है, यानी कि मैटर कहीं एक जगह से दूसरे जगह पे नहीं जाता है, ठीक है। यूजुअली नो ट्रांसफ़र ऑफ मैटर। सो ये एक बात हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि नो ट्रांसफ़र ऑफ मैटर अकर्स वाइल द करंट पासिस थ्रू द मेटल। लेकिन अगर हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन से होकर के करंट पास करने की बात करें तो उसमें मैटर का भी ट्रांसफ़र होता है। जैसे कि किसी केमिकल चेंज के बाद डिपॉजिट हो जाता है कैथोड या एनोड पे किसी एक पर्टिकुलर सब्सटेंस का, तो बेसिकली वो क्या हुआ कि एक्वस सॉल्यूशन के अंदर जो मैटर मौजूद था वो ट्रांसफ़र होकर के किसी इलेक्ट्रोड पे आ गया, डिपॉजिट हो गया। सो इट इन्वॉल्व्स द ट्रांसफ़र ऑफ मैटर। तो ये बात भी हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं कि इन दिस केस देयर इज़ ट्रांसफ़र ऑफ मैटर। इसके बाद यहाँ पे हम लोग ये देख सकते हैं कि इसमें, यानी कि मेटल के केस की बात कर रहे हैं, कि मेटल के केस में इंक्रीज होता है अपना रेसिस्टेंस जबकि करंट उससे पास करता है। क्योंकि जब करंट पास करता है तो रेसिस्टेंस बड़ा हो जाता है। क्यों बड़ा हो जाता है? क्योंकि करंट पास करने से टेम्परेचर बड़ा हो जाता है। तो करंट पास करने से टेम्परेचर बड़ा हो जाता है और टेम्परेचर बड़ा होने से रेसिस्टेंस जो है वो बड़ा हो जाता है। लेकिन अगर हम लोग इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करते हैं, ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करते हैं तो हमारा रेसिस्टेंस जो है वो डिक्रीज हो जाता है अगर हम लोग करंट को बढ़ाते हैं तो, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा समझ लेते हैं कि इस केस में हमारा जब करंट
आई इज़ द सिंबल फॉर करंट, तो हमारा जब करंट बढ़ता है तो हमारा टेम्परेचर बढ़ता है, और जब हमारा टेम्परेचर बढ़ता है तो हमारा रेसिस्टेंस बढ़ता है। ये हो गया मेटल की प्रॉपर्टी। और अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर की, तो इसमें हमारा जब करंट बढ़ता है तो रेसिस्टेंस जो है वो कम हो जाता है। जस्ट अपोजिट बात यहाँ पे की जा रही है, यानी कि करंट को अगर आप बढ़ाइएगा तो हमारा जो रेसिस्टेंस आर रहेगा वो कम हो जाएगा। तो ऐसा क्यों होता है? ये होता है ड्यू टू डिक्रीज इन विस्कोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ड्यू टू डिक्रीज इन विस्कोसिटी, यानी कि फ्लूइड का जो इंटरनल फ्रिक्शन होता है जिसको कि हम लोग विस्कोसिटी कहते हैं वो डिक्रीज हो जाता है। तो ये एक रीज़न है रेसिस्टेंस के कम होने का। और दूसरा है कि डिग्री ऑफ हाइड्रेशन ऑफ आयन जो है वो टेम्परेचर के साथ इंक्रीज करता है। तो करंट बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर तो खैर यहाँ भी बढ़ता है, तो टेम्परेचर बढ़ने से एक तो विस्कोसिटी डिक्रीज हो जाता है और दूसरा हाइड्रेशन ऑफ आयन जो है वो इंक्रीज कर जाता है। हाइड्रेशन ऑफ आयंस इंक्रीजेज एज टेम्परेचर इंक्रीजेज। तो इस केस में हमने देखा, मेटल के केस में हमने देखा कि जब करंट बढ़ता है तो टेम्परेचर बढ़ता है और जब टेम्परेचर बढ़ता है तो रेसिस्टेंस भी बढ़ जाता है। इस केस में हमने क्या देखा, जब करंट बढ़ता है तो टेम्परेचर तो इसमें भी बढ़ता है और टेम्परेचर बढ़ने से विस्कोसिटी जो है वो कम हो जाता है और हाइड्रेशन जो है आयंस का वो बड़ा हो जाता है। इस वजह से हमारा जो रेसिस्टेंस है वो कम हो जाता है। ठीक है। अच्छा, जो कंडक्टिंग पावर है या कंडक्शन कहना चाहिए मेटल का, वो हाई होता है रिलेटिवली अगर इन दोनों को कंपेयर करें, और इसका लो होता है। तो इसको भी एज अ डिफरेंस हम लोग ले सकते हैं कि अगर हम लोग कंडक्शन की बात करें या कंडक्टिव पावर की बात करें तो कंडक्शन इसका रिलेटिवली हाई है और इसके अगर कंडक्शन की बात करें तो ये रिलेटिवली लो है। अगर इसके कंडक्शन की बात करें तो इट इज़ रिलेटिवली लो। तो there were certain differences regarding these metal conductors and electrolytic conductors। तो हम लोगों ने मटेरियल्स के एक टाइप कंडक्टर्स की बात कर ली। कंडक्टर्स के जो दोनों टाइप्स थे, मेटल टाइप कंडक्टर्स और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स, उनके बारे में बात कर ली, दोनों के डिफरेंस को देख लिया। अब हम लोग इंसुलेटर की बात कर लेते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि हमारा जो इंसुलेटर होता है दैट डज़ नॉट अलाउ द फ्लो ऑफ करंट। तो इंसुलेटर में कुछ खास हमें समझना नहीं है। सो इंसुलेटर इज समथिंग विच डज नॉट अलाउ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अच्छा, इसके जो हैं वो हम लोग अगर एग्ज़ाम्पल देना चाहें तो हमारे पास वुड है, वूल है, प्लास्टिक है, एट्सेट्रा। अच्छा, अभी अब हम लोग कुछ और टर्म्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो एक टर्म आता है जो कि तभी से बार बार आ रहा है, वो है इलेक्ट्रोलाइट्स। तो अभी थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में बात करेंगे। तो इलेक्ट्रोलाइट्स ऐसे सब्सटेंस हैं जो कि सॉल्यूशन के स्टेट में या फिर एक्वस स्टेट जिसको कहते हैं, या फिर मोल्टन स्टेट में, यानी कि पानी वाले सॉल्यूशन के स्टेट में, या फिर मोल्टन स्टेट मतलब लिक्विड फॉर्म में, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट को अपने से पास करना अलाउ करता है, मतलब कंडक्टर रहता है। ठीक है। और जब उससे इलेक्ट्रिक करंट पास करता है तो वो किसी केमिकल रिएक्शन की वजह से डिकम्पोज हो जाता है। ऐसे सब्सटेंस को हम लोग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट में जो बातें हो गई वो क्या है, पहला तो ये चीज़ होना चाहिए कि इट शुड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन एंड मोल्टन स्टेट।
और दूसरा डिकम्पोजेज साइमल्टेनियसली। तो ये दो बातें हैं यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि इलेक्ट्रोलाइट्स अपना क्या है इस चीज़ को समझने के लिए। तो अभी जैसे कि इलेक्ट्रोलाइट के बारे में जब आप बात करें तो इसमें ये कितना हद तक डिसोसिएट होगा, किस लिमिट तक या किस एक्सटेंट तक इसका जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन रहेगा वो अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट का अलग अलग होता है, ठीक है। और इस वजह से हम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बेसिस पे हम लोग इलेक्ट्रोलाइट्स को स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट या वीक इलेक्ट्रोलाइट कह सकते हैं। सो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इस बेसिस पे हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट है वो दो टाइप का हो गया। एक हम लोग बोल सकते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और दूसरा बोल सकते हैं हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का। ठीक है, तो नॉर्मल सा बात है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तब कहेंगे जब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। कहने का मतलब है कि ऐसे सब्सटेंस जो कि बहुत ज़्यादा डिसोसिएट होते हैं और बहुत हाईली कंडक्टिंग लिक्विड होते हैं वाटर के अंदर, इसको हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। मतलब दो बातें हम लोगों को यहाँ पे समझना चाहिए कि हमारा जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वेरी हाई होता है और हमारा जो इसका एक्वस फॉर्म होता है वो बहुत अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। तो ये सेकंड बात भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, हाईली कंडक्टिंग एक्वस फॉर्म। तो इसका जो पानी वाला सॉल्यूशन होता है उसमें इलेक्ट्रिसिटी बहुत आसानी के साथ पास कर पाता है, इसीलिए इसको हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट भी कहते हैं। तो एग्जाम्पल्स का बात करेंगे थोड़ा डिटेल में। तो सबसे पहले सॉल्ट का बात कर लें तो ऑल साल्ट्स आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, ऑल साल्ट्स, बस दो को छोड़ के, एक कैडमियम ब्रोमाइड इसको छोड़ देना है और दूसरा HgCl2। ये दोनों एक्सेप्शन है, हमेशा याद रहना चाहिए। बाद बाकी तो हमें समझ में आ ही रहा है कि जितने भी सॉल्ट हैं वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के कैटेगरी में आते हैं। तो दो हैं जिनको हम लोगों को नहीं डालना है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के कैटेगरीज़ में। तो वो कौन कौन से हैं? CdBr2 कैडमियम ब्रोमाइड और HgCl2। अच्छा, कुछ मिनरल एसिड्स हैं। तो मिनरल एसिड में हमारा जितना भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, कहने का मतलब हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, हमारा नाइट्रिक एसिड हो गया, ये सारा का सारा जो मिनरल एसिड है वो हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के कैटेगरी में आएगा। और जो बेसेज हैं जैसे कि NaOH बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, या फिर हम लोग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बोल सकते हैं, ये भी हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के कैटेगरी में आता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो होता है लगभग 100% आयोनाइज हो जाता है नॉर्मल डाइल्यूशन के केस में। जब इसमें हम लोग पानी मिलाते हैं, इसको डाइल्यूट करने की कोशिश करते हैं, तो इसके जो कैटायंस और एनायंस हैं वो 100% ब्रेक कर जाते हैं, इसीलिए इसको कह सकते हैं कि ये 100% आयोनाइज हो जाते हैं। तो अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, जैसा कि इसका उल्टा बोलना पड़ेगा इस केस में हमको, कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है वो लो रहेगा। सबसे पहली बात कि ऐसे सब्सटेंस जो कि बहुत ही स्मॉल अमाउंट में डिसोसिएट होते हैं
अपने एक्वस सॉल्यूशन में, तो ऐसे सब्सटेंस को हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे। और इसका जो कंडक्टिविटी होगा एक्वस सॉल्यूशन का, वो भी काफ़ी लो ही रहेगा। तो ये भी इसका एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि लो कंडक्टिविटी इन एक्वस फॉर्म। तो ये बात भी इम्पॉर्टेंट हो जाती है। कुछ एग्जाम्पल हैं, जितने भी ऑर्गेनिक एसिड हैं, यहाँ पे ध्यान देना था ये मिनरल एसिड थे, लेकिन जितने भी ऑर्गेनिक एसिड हैं कार्बन बेस वाले, वो सारे के सारे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल एसिटिक एसिड हो गया, या फिर अपना कार्बोनिक एसिड हो गया, ये जितने भी ऑर्गेनिक एसिड हैं वो सारे के सारे वीक इलेक्ट्रोलाइट के एग्जाम्पल में आएंगे। हाँ, एक को छोड़ करके वो हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। इसका जो एक्सेप्शन यहाँ पे बनता है वो हमेशा याद रखना है हमें कि सल्फोनिक एसिड जो है वो ऑर्गेनिक एसिड तो है, लेकिन वो वीक इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, वो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। एक्सेप्शन हमेशा पहले याद होना चाहिए। इनऑर्गेनिक एसिड की बात करें तो उसमें भी कुछ एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं, जैसे HCN हो गया, हाइड्रोजन साइनाइड, या फिर H3BO3 हो गया। ये सब और कुछ बेसेज जैसे NH3 या एमाइंस, ये भी अपने वीक के कैटेगरी में ही आएंगे। अगर बेस की बात करें तो NH3, एमाइन, ये सब वीक इलेक्ट्रोलाइट ही हैं, ये बेस के कैटेगरी के एग्जाम्पल हो गए। तो ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का क्लासिफिकेशन हो गया।